गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो हम प्रत्येक चैप्टर से लेंगे। ठीक है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय के, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पहला प्रश्न हमारा, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भी भाज्य ना हो। ठीक है, इस तरह चलती है ये संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से भी भाज्य नहीं होती हैं, स्वयं या एक के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इनमें आप ध्यान दीजिए कि इनका अगर मासा निकालें तो दो संख्या कोई सी ले ली आप, दो या तीन, दो और तीन ले लिया हमने। ठीक है, तो दो एकम दो और तीन एकम तीन, तो इनका जो कॉमन होता है वो उनका कहते हैं, उसके लिए मासा कहते हैं। जो कॉमन हो जाता है उसी के लिए हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। तो मासा इसका हो जाएगा आपका एक, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ये दो या दो से अधिक संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का मासा जो है एक होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, दो या दो से अधिक परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? ठीक है, तो परमेय संख्या आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है अनंत। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे परमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो परमेय संख्या अगर आपको नहीं पता है तो ये सवाल आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो संख्या होती है वो P बटे Q के रूप में होती हैं और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q का मान जो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं वो सब क्या होती हैं? परमेय संख्याओं में चली जाएंगी, और पूर्ण संख्याएं जो है वो भी परमेय संख्याओं में चली जाएंगी, और साथ में इस तरह की संख्याएं जो है भिन्न रूप में वो भी संख्याएं परमेय संख्या के रूप में चली जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो देखो परमेय संख्या कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर हम आधा कर देंगे। ठीक है, 1 + 2 अपॉन 2, इनके बीच संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगा 3 और बटे में कितने आ गए आपके 2, तो ये जाएगा आपको 1.5। इसी तरह से आप एक के साथ में इसको ले सकते हैं, तो 1 + 1.5 अपॉन 2, ये जाएगा आपका 2.5 अपॉन कर देंगे 2, तो ये भाग करेंगे इसमें हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और एक बचा फिर से 2 पंजे 10। तो इस तरह से आपको दो संख्या निकलेगी। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इस तरह से हम जो है इसको लिया, इसके साथ में अब हम इसको लेंगे, इसके साथ में इसको लेंगे, इसके साथ में, इस तरह से संख्या जो है चलती रहेंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो है 1 2 3 4 नहीं बल्कि अनेकों, ये हम कह सकते हैं अनंत परमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या को हमने पहले बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका मासा एक होता है और जो किसी से भाज्य ना हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए 8, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 15। इनके गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आएगा आपका 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 11 एकम 11 और ये जाएगा 3 पंजे 15। तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड स्वयं के अलावा एक हो। तो ये जो ऑप्शन है आपका सी, वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो अभाज्य संख्या हो जाएगी वो 11 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखिए लिख दिया था अभाज्य संख्या क्या होती है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है,
तो एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वही मासा और लासा का गुणनफल होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, उन संख्या का गुणनफल निकालने के लिए आपको इन संख्याओं का ही गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे हम इनकी। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणनफल करने के लिए हम क्या करेंगे, मासा दे रखा है आपका 25 और लासा दे रखा है 50। इनकी जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1250। इस हिसाब से हम ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है आपका 1150, फिर 1250, फिर 1350, फिर 1450। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 5वां है, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। यहाँ देखिए ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने संख्याएं दे रखी हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, चौथे सवाल में जो है इन्होंने लासा और मासा दिया था 25-50, और 5वें सवाल में इन्होंने संख्याएं दे रखी हैं 25 और 50। तो पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या 50 और इनका गुणनफल आपको बताना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फिर से भाई 1250। ऑप्शन डी जो है वो नहीं, ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि दो संख्याओं का मासा का और लासा का गुणनफल जो होगा वो 1250 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल, क्या एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय संख्या हो सकती है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं एक परमेय संख्या, तो परमेय संख्या हमने 2 इस तरह से लिख ली और अपरमेय संख्या हमने इस तरह से लिख दी। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होना चाहिए, अपरमेय हो सकता है या नहीं। ऑप्शन ए आपका हाँ, ऑप्शन बी नहीं, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है पता नहीं। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, इस तरह के सवाल आपने बहुत सारे करे हैं। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 2 √3 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह के सवाल आपने बहुत करे हैं। तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा कि हाँ इसका गुणनफल जो है अपरमेय संख्या होगा। 7वां सवाल देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसके परिकलित करने की तकनीक है। ऑप्शन ए है लासा, ऑप्शन बी है मासा, ऑप्शन सी है भागफल, ऑप्शन डी है शेषफल। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो मासा ज्ञात करने की तकनीक होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF मतलब मासा क्या होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या रहे हैं, सम संख्या। तो सम संख्या तो आप जानते ही हैं, सम संख्या क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 इस तरह से चलती संख्या। ठीक है, तो उनका जो मासा होगा वो क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए 2 क्रमिक, तो क्रम का मतलब केवल आपको 2 संख्या लेनी है, या तो 2 और 4 ले लीजिए, या 4 के साथ 6 ले लीजिए, या 6 के साथ 8 लीजिए। ये नहीं है कि 4 के साथ हम 8 ले लें, इस तरह से नहीं है। एक क्रमिक शब्द लगा हुआ है, एक शब्द लगा हुआ है क्रमिक, मतलब क्रम से ही आने वाली संख्या है। ठीक है, तो आपने 2 संख्या यहाँ लेके देख लीजिए, 2 गुणा और ये 4, तो 2 गुणा 1 2 1 2 हो जाएगा यहाँ, और 2 गुणा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो मासा होगा वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यही क्या होता है, इसका मासा होता है, इसका जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। यहाँ ध्यान दीजिए जरा, कह रहे हैं
महत्तम समापवर्तक a, b। तो यहाँ कह रहे हैं कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका मासा और लासा किसके बराबर होगा। दो संख्या यहाँ पर दे रखी हैं, पहली संख्या आपकी a और दूसरी संख्या जो दे रखी है वो b दे रखी है, ठीक है। तो इसका मासा और गुणा लासा, मासा गुणा लासा कितना होगा ये पूछा जा रहा है सवाल में, ठीक है। ध्यान दीजिए कि महत्तम समापवर्तक कॉमा a, b और गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक a, b, यानी कि a और b का मासा और लासा का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा। तो आप जानते ही हैं मासा और लासा गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये हो जाएगा आपका a गुणा b, ठीक है। ये हम कह सकते हैं a b, ये ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। देखिए कौन सा, पहला है a बटे b, दूसरा है a स्क्वायर b स्क्वायर और तीसरा है a इंटू बी और ऑप्शन चौथा है b अपॉन a। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो ऑप्शन आपका सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां, कह रहे हैं 1400 में एक संख्या है, 1400 में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके क्या करते हैं 1400 के गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आएंगे 2 सत्ते 14, 2 जीरो लगा दिए, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 3 6, 1 बचा, तो यहाँ कितने हो गए 10 हो गए इसके साथ यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से हो गए, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, पूरे कट गए ये, ठीक है। अब क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा और 2 पंजे 10, ठीक है। फिर आप जो है 5 से काट दीजिए, तो 5 3 15, 2 बचे 5, ठीक है। और ये आ गए आपके 25 और 5 पंजे 25, ठीक है। फिर आप 5 से काट सकते हैं, तो ये आएगा आपका 5 सत्ते 35। फिर आप जो है 7 से काट सकते हैं, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पूछ कह रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं 2 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो 2 की घात यहाँ कितनी है, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 की घात कितनी होगी 3। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन 2, ऑप्शन दूसरा है 3, ऑप्शन तीसरा है 5, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो है 3 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर से अभाज्य संख्या वाला सवाल आ गया, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आपको जो है पता ही है कि क्या होती है अभाज्य संख्या। तो इसमें 15 ऑप्शन, अगला 12 ऑप्शन, अगला है 75 और अगला ऑप्शन है 23। तो इसलिए ऑप्शन जो 23 वाला जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि बकाया सबको गुणनखंड हो जाएंगे, केवल इसी के गुणनखंड में जो है केवल एक और स्वयं की संख्या होगी और कोई नहीं होगी, ठीक है। 23 से 23। अगला है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या देखिए, पहला ऑप्शन आपका √11, ऑप्शन अगला है आपका √15, अगला है 9 √16 और अगला ऑप्शन है 5, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए अपरिमेय संख्याएं आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। अंडरवुड में तो हो लेकिन उनका वर्गमूल ना आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होगा। 15 का हम किस तरह से कर सकते हैं, 5 3 15, लेकिन इसका भी 5 और ना 5 का वर्गमूल और ना 3 का वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, 9 लिखा है, 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3, 4 का, ये 4 का वर्ग है, ठीक है। या हम कह सकते हैं 16 का वर्ग जो है 4 हो गया, ठीक है। 16 का, यहाँ ध्यान दीजिए 9 का वर्गमूल जो हो जाएगा आपका 3 और 16 का वर्गमूल 4। यहाँ इसका वर्गमूल भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि केवल एक ही संख्या ऐसी है, ऑप्शन सी वाला, जिसमें दोनों संख्याओं के वर्गमूल आ गए, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है।
क्योंकि दोनों संख्याओं के वर्गमूल हो गए 9 का भी वर्गमूल और 16 का भी वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी अशांत, ऑप्शन सी आवर्ती, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शांत अशांत आप जानते हैं, आपको भाग नहीं करनी है, सीधी सीधी हम क्या करेंगे, इससे पहले काट लीजिए। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये आएगा 2/5। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको अगर बटे में सारी चीजें हम पहले ही बता चुके हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर बटे में जो है अंश बटे हर, यदि हर में जो है 2 या 5 आ जाए तब उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। 14वां है, संख्या दे रखी है और पूछ रहे हैं ये एक संख्या कैसी है, परमेय संख्या है, परमेय है, पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। 1.2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 इस तरह की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं ये जो संख्या होती है वो कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर से सवाल है 15वां। इसमें भी वही कह रहे हैं कि 3 है वो संख्या कैसी है, परमेय है, अपरमेय है या पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं इस तरह के जो अगर अंडूर में 3 है या अंडूर में ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता वो क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 16वां सवाल। कह रहे हैं x² माइनस 5x, x² माइनस के 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो x का मान होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा, पूर्णांक है, भिन्न संख्या है, अपरमेय संख्या है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 के गुणनखंड ऐसे करेंगे कि 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 एकम 4 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 4 प्लस 1, 5 के हमने क्या कर दिया 4 प्लस 1 कर दिया, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 4x और माइनस के x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लीजिए 2 में से, तो यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन है आपका x कॉमन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4 ही आना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या लेना, केवल एक कॉमन लेंगे, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह कहलाते हैं माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर इसके गुणनखंड से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये संख्या है वो कैसी संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, भिन्न संख्या है या अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ना तो ये भिन्न यानी कि बटे में संख्या नहीं आई है तो ये भिन्न नहीं है, और अपरमेय संख्या भी अंडूर में नहीं आई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या आप जानते हैं अच्छी तरह से, परमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है। ऑप्शन ए है आपका 17 का, ऑप्शन ए है 2√3, 2 माइनस √3, ऑप्शन बी है √5, ऑप्शन सी है 2√3 और बटे √3, और ऑप्शन डी है √6। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सी परमेय संख्या है। ठीक है, तो परमेय संख्या आप जानते ही हैं। देखिए इस तरह की संख्या क्या हो जाएंगी, अपरमेय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 माइनस √3 या 2 प्लस √3 अपरमेय संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए या कुछ भी घटाया जाता है तो वह अपरमेय संख्या ही रहती है।
यहाँ तो अपर में संख्या है ही ये, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए जरा, √3 से √3 कट जाएंगे तो ये कितना आएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 हम 1 लिख सकते हैं। अपर में संख्या जो परमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में ही होती है, और Q का मान जो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 6, ठीक है, जो कि अपर में संख्या ही है। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 3/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत अशांत या अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। तो देखिए हमने बताया था कि जब बटे में जो है, यहाँ हमने बताया था कि जब बटे में जो है 2 या 5, ठीक है, हर जो है 2 या 5 हो, तब जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। फिर से वही प्रश्न आ गया एक प्रश्न लौट कर, ठीक है। क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो आपको पहला बता चुके हैं, ठीक है, कि सम संख्याएं जो होती हैं वो 2,4 होती हैं। 2 संख्याएं ले ली यहाँ पे, ठीक है, सम संख्याएं। तो इनका आप 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो जो मासा होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। कह रहे हैं 64/5 × 7 × 13, ठीक है। 64/5 × 7 × 13 का दशमलव प्रसार है, शांत अशांत या आवर्ती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते ही बता रहे होंगे कि अगर 2 और 5 है तब तो शांत होता है। तो उसके अलावा अगर कुछ और आ जाता है, जैसे 7 आ गया और यहाँ 13 आ गया, तब जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा हो जाता है, फिर अशांत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखे पहले अध्याय के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर लें, और इससे संबंधित क्वेश्चन अन्य जो हों उनको भी अच्छी तरह से कर लें, ठीक है।